चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये पहली क्लास है ना। टॉपिक का नाम डाल लीजिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हिंदी में बोलते हैं गैसों का अणुगति सिद्धांत। गैसों का अणुगति सिद्धांत। अणुगति सिद्धांत एक्चुअली है क्या, इस चैप्टर में मेन फीलिंग क्या है। जो बेटा गैसेस होती हैं, ये अपने पास एक पात्र है, कोई वेसल है, बर्तन है ना। इसके अंदर गैसेस भरी हुई हैं। तो गैसेस किस फॉर्म में पाई जाती हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो वैसे मैं बोलूंगा H2 है ना। तो H2 में हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल होंगे और दो एटम होंगे, सॉरी, और दो एटम मिलकर के हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंडिविजुअल, दो एटम मिलकर के क्या बनाएंगे? एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो आप जो ये गैसेस हैं इनको मॉलिक्यूल के रूप में स्वीकार कीजिए कि ये एक H2 है, मतलब ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं और कंबाइन होकर के कुछ बना चुके हैं, वो मॉलिक्यूल है ना। तो H2 तो दो नहीं दिखेंगे, क्या दिखेगा? एक दिखेगा, है ना। तो मॉलिक्यूल की बात करेंगे। अब जैसे CO2 है तो कार्बन में आपने पता होगा कि कार्बन के एक एटम इधर यहाँ दो ऐसा कुछ रहता है ना, डबल बॉन्ड रहता है ना। CO2 इस टाइप से बनता है, बट अपन इसको एक ही स्वीकार करेंगे क्योंकि उतना बनाने में अपन को समय नहीं खराब करना है ना। तो होता क्या है कि दो गैसेस के मॉलिक्यूल है, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन गैसेस के मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। इनके बीच में बहुत वीक फोर्स काम करता है। गैसेस के मॉलिक्यूल में बहुत ही वीक फोर्स काम करता है ना। वीक फोर्स काम करता है और ये फोर्स इतना कम होता है कि ये दोनों एक दूसरे को या तीसरे को चौथे को कोई इंपैक्ट नहीं करते हैं। तो ये आराम से बड़े बेहतरीन तरीके से मोशन करते हैं, है ना। इसीलिए क्या बोलते हैं? गैसों का अणु, है ना, मतलब मॉलिक्यूलर अणुगति सिद्धांत। तो इसके जो है अपने जो गैसों के ये अणु हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स इंग्लिश में बोलते हैं, ये गति करते हैं। क्या करते हैं? गति। अब ये गति किन सिद्धांतों पर होती है? कौन सी थ्योरी है इनके पीछे? ये किन से प्रभावित होते हैं, है ना। क्या होगा अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा? क्या होगा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा? क्या होगा मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, है ना। तो कुछ चीजें हमारे इस चैप्टर में उसके बेसिस पे हमको इनकी गति पढ़नी है। गति मतलब इनका मोशन एनालिसिस करना है। तो यही कहलाता है गैसों का अणुगति सिद्धांत। तो इसमें जो मेन चीज, जो फॉर्मूला आता है, जो एग्जाम में आता है, एक तो पहला इसमें फॉर्मूला आता है बेटा VRMS, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल वेग। एक तो इस पर क्वेश्चन आना ही आना है पक्का। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। बेटा दो में से 90% क्वेश्चन आए गए हैं इन दो फॉर्मूले से। ये दो फॉर्मूले ही इस चैप्टर की जान है, ठीक है। तो अब बारी बारी हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, एक एक करके कंसेप्ट बनाते हैं। तो इस चैप्टर की आउटलाइन थी कि हमें करना क्या है। तो गैसेस की गति के बारे में हमको डिस्कस करना है कि गैसेस की गति कैसे होती है, गैसीय अणुओं की, मॉलिक्यूल्स की गति कैसे हुआ करती है। चलिए, तो सबसे पहले गैसों के अणुगति सिद्धांत में जो पहला नियम आता है बेटा, वो होता है बॉयल का नियम। ओके, लिखो बेटा बॉयल का नियम। बॉयल का नियम। तो भैया बॉयल साहब क्या बोलते हैं? बॉयल साहब कहते हैं कि अगर देखो, बॉयल मेरे को नाम से ही आज तक कभी नहीं भूला। मेरे को क्यों नहीं भूला? कहते हैं ना अंडे बॉयल कर दो, दूध बॉयल कर दो। बॉयल, तो बॉयल में क्या देना पड़ता है? टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर नियत तापमान है बेटा, तो कंडीशन बनती है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब इसको देख के यही मत रट लो, अब इसका उल्टा भी होता है। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, दोनों चलता है ना। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब आप जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर उतना कम हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम अगर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम अगर डिक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसको समझना भी आसान है। जैसे कि एक आपके पास पिस्टन है, ये आपके पास पिस्टन है, आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया है कि भैया ले 22 डिग्री सेंटीग्रेड में तुम हो इस पिस्टन को। ओके, अब देखो, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ाओगे इसका, तो ये पिस्टन सरक करके कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। बोलो यस। तो जो गैस पहले इतना वॉल्यूम ले रही थी, अब कम वॉल्यूम लेगी कि नहीं लेगी? मतलब आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया? घट गया। तो इनवर्स लॉ हो गया भैया। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये कंसेप्ट है।
है ना। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V कह लो या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P कह लो। ओके, अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखो। तो P इज अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन V हो जाएगा ना। तो कांस्टेंट अपॉन V यानी कि P इंटू V इक्वल टू क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया ना। P इंटू V इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3, कितनी भी कंडीशंस ले लो, है ना। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। तो ये कंडीशन बनती है बेटा, मेन यही लॉ है, इसी से क्वेश्चन आ जाता है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। बेटा दो पे आएगा, तीन वीन गैस पे नहीं आएगा। P3 V3 तो मैंने ऐसे ही बता दिया, दो कंडीशंस पे आएगा। आ गया ना। इसको और ज़्यादा बनाना है तो क्या कर सकते हो बेटा, P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो चाहे भैया इससे घुमा दे, इससे घुमा दे, इससे घुमा दे, इससे घुमा दे, कैसे भी कर दे, कर सकते हो, ठीक ना। चलो नोट कर लो फटाफट, ज़्यादा बेहतर होगा फोटो ले लिया करो, समय कम यूज़ होगा और घर में जाके पढ़ाई भी कर लोगे। सीधे स्नैप मारो, आगे बढ़ो खटाक से। घर में जाके तसल्ली से नोट्स भी बनाओगे और उससे रिवीजन भी हो जाएगा आपका, है ना। बस चलिए, तो ये हो गया भैया अपना गैसेस के। अब चलिए इस पर पहला एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, आपको ये लॉ बिल्कुल क्लियर कर दें। लिखिए, डिक्टेट करिएगा क्वेश्चन, लिखने की आदत बिल्कुल बंद होनी चाहिए केवल क्वेश्चन को डिक्टेट करो, काम की बातें। हाँ, एक बर्तन जिसमें 5 लीटर गैस 0.8 mm दाब पर है। तो भैया पहला V1 ले लो, कितना, बस क्वेश्चन नंबर 1 डालो, V1 ले लो 5 लीटर, है ना। समझ में आ रहा अपन को क्या दिक्कत है। बर्तन का क्या करेंगे अपन। एक बर्तन जिसमें 5 लीटर गैस 0.8 मिलीमीटर दाब पर है। P1 कितना है बेटा, 0.8 mm प्रेशर है ना, 0.8 mm का प्रेशर है। कह रहा है इस बर्तन को एक 3 लीटर आयतन वाले निर्वातित बर्तन से जोड़ दिया गया है। इस बर्तन को एक 3 लीटर वाले निर्वातित बर्तन से जोड़ दिया गया है। मतलब बेटा V2 जो है वो कितना दिया है, 3 लीटर, और प्रेशर जो है उसमें 0 है। स्टार्ट में कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर बाद में पता नहीं है। तो कह रहा है बताइए इसके अंदर का नेट प्रेशर कितना हो जाएगा। कुल मिलाकर के आपको क्या दिया गया है, एक 5 लीटर का बर्तन था, ये 5 लीटर का बर्तन था, इसके अंदर कितना प्रेशर था, 0.8 mm। इसको नली लगा करके एक छोटे और एक बर्तन से जोड़ दिया गया 3 लीटर। अब कह रहा बताओ थोड़ी देर बाद इसके अंदर प्रेशर कितना हो जाएगा, है ना। शुरुआत में कोई प्रेशर नहीं था, तो बाद में कितना प्रेशर हो जाएगा। तो लगा दो भाई फॉर्मूला, क्या पढ़ा अपन ने, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, है ना। यही तो पढ़ा अपन ने, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो बेटा P1 की वैल्यू 0.8 है, V1 की वैल्यू 5 है, P2 की वैल्यू पता नहीं है, और V2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3। ले आओ इसके नीचे, तो 8 और 5 होता है 40, 8 पंजे 40, और डेसिमल देखो तो 0 गायब कर दो, है ना। बायो वाले बच्चे कैलकुलेशन थोड़ी प्रॉब्लम करती है। देखो बेटा कैसे ज़्यादा खोलना है, तो 0.8 को बेटा 8/10 लिख लो, इंटू 5 लिख लो, और P2 इंटू कितना बेटा 3। अब 8 पंजे 40 हो गया, 40 का 0 कैंसिल, मतलब कितना आया 4। तो P2 इक्वल टू 3, सो आंसर आ गया P2 इक्वल टू 4/3। डन, ओके। चलो बताओ क्या गलती हुई है यहाँ पे, कुछ मिस्टेक करी है कि नहीं करी है। बहुत जानदार वाली मिस्टेक करी है, शानदार वाली। देखिए क्या मिस्टेक हुई है। पहले कितना लीटर था, 5 लीटर, बाद में कितना लीटर हो गया, 3 लीटर। अब जब दोनों को जोड़ दिए हो तो वॉल्यूम 3 थोड़ा ना बचेगा बेटा, ये डिस्कनेक्ट थोड़ा ना हुआ है, इक्वल नहीं होगा, ऐड हो जाएगा बेटा, टोटल वॉल्यूम ऐड हो जाएगा भाई, है ना। 2 कमरे हो गए ना, तो वॉल्यूम तो बढ़ गया। तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। हाँ ठीक है ना। तो ये गलती बच्चे करते हैं, पहले 3 ले लेते हैं। मैंने भी वही गलती करके सिखाई आपको, 3 नहीं लेना है, 8 लेना है। तो यहाँ पे 8, तो 8 कीजिए बेटा। तो याद रखिएगा कभी भी वॉल्यूम अगर अटैच हो तो भैया आपको वॉल्यूम ऐड करना है, क्योंकि दोनों मिल गए ना बेटा, वॉल्यूम तो ऐड हो गया ना, फाइनल वॉल्यूम
है ना। हाँ, अगर ये डिस्कनेक्ट होता तो 3 पे खेलते अपन, अब तो कनेक्ट हो चुका है ना। तो 8 बेटा बहुत सिंपल हो गया ये। तो P2 इज इक्वल टू 4/8। तो कितना 1/2 आंसर आ गया P2। बेटा P2 इज इक्वल टू कितना 0.5। यूनिट क्या लगाओगे mm। रेशियो वाले क्वेश्चन में कभी भी यूनिट नहीं बदलती, याद रखना। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में कभी भी यूनिट नहीं बदलती है। डन, चलो बढ़िया क्वेश्चन। तो ये था पहला लॉ, अपन ने पढ़ लिया, बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन, ठीक है ना। सेकेंड लॉ लिखिए चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, तो चार्ल्स का नियम लगता है बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे, है ना, नियत दाब पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो चार्ल्स साहब क्या कहते हैं, बहुत ही सिंपल बात बोलते हैं, V प्रोपोर्शनल टू T। आंख बंद करके भी सोचो तो दिख जाएगा कि तापमान बढ़ाओगे तो कमरे का वॉल्यूम पे हमेशा बढ़ेगा, इसीलिए तो चीज़ों में प्रसार होता है। कोई डिब्बा रख दो स्टील का बंद करके और उसको आप गर्म करो तो अपने आप ढक्कन खुल जाएगा पट्टे से, है ना, क्योंकि क्या उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ढीला हो जाता है वो, है ना, तापमान बढ़ाने से। यस, तो V प्रोपोर्शनल टू T, जितना टेम्परेचर दोगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना। तो कंडीशंस निकाल लो। तो V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ T। तो बेटा V अपॉन T इज इक्वल टू कितना बेटा, कांस्टेंट। हाँ, लिखना भूल गया, P कांस्टेंट रख देना बेटा यहाँ पे, प्रेशर कांस्टेंट रहे, V अपॉन T कांस्टेंट। तो क्या बन गया, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, या V1/V2 इज इक्वल्स टू T1/T2। ओके डन, V1/V2 इक्वल्स टू T1/T2। चलिए इस तरीके से बस यही नोट कर लीजिए, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाए। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बेटा ये अब देखो, टेम्परेचर के दो बड़े पंगे आते हैं बेटा, एक सेंटीग्रेड वाला आता है डिग्री सेंटीग्रेड, और एक केल्विन वाला, है ना, केल्विन वाला। तो सेंटीग्रेड से केल्विन पहुंचने के लिए कुछ नहीं, प्लस 273 करना पड़ता है, याद रख लो। सेंटीग्रेड से केल्विन पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस 273, और वापस आने के लिए माइनस 273 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 273 और माइनस 273। तो बेटा याद रखना, ये जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये जितने भी लॉ हैं और ये जो पढ़ रहे हो अपन, ये सब जितना भी टेम्परेचर, अगर मैं कैपिटल T बना रहा हूं मतलब ये सारे के सारे केल्विन वाले हैं। अगर मैं कैपिटल T पे खेल रहा हूं मतलब सारे के सारे केल्विन वाले हैं, समझ गए ना। अगर स्मॉल T पे लगाऊंगा तो वो किस वाले होंगे, डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा वो अलग चलेगा, अभी वो भी बताऊंगा, वो नहीं पूछा जाता, बहुत कम आता है। तो जो चीज़ें लेस इंपॉर्टेंट है उनको अपन बाद में देख लेंगे, थोड़ी बहुत कहीं मिल गई तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास। तो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि पहला ही टेम्परेचर दे रखा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक आदर्श गैस को स्थिर दाब, पहले ही बोल दिया स्थिर दाब, जैसे ही उसने स्थिर दाब बोला मेरे मन में घंटी बज गई, चार्ल्स लॉ को बुलाओ भैया, चार्ल्स लॉ हो गया। पहला टेम्परेचर कितना दिया गया है, T1 इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, फटाक से केल्विन में बदलो बेटा, कितना आएगा 300 केल्विन, 273 जोड़ दो। हाँ जी, कह रहा स्थिर दाब पर गर्म करने पर उसका आयतन 2 गुना हो जाता है, मतलब पहला आयतन V था, दूसरा आयतन V2 बराबर कितना ले ले बेटा 2V, क्योंकि डबल कह रहा है ना। तो भैया कह रहा गैस का तापक्रम ज्ञात करो, तो T2 फाइंड करना है ना, T2 दूसरा तापमान, मतलब नया तापमान कितना हो गया है। भाई तापमान बढ़ाओगे तभी तो आयतन बढ़ा होगा। तो चलो आ जाओ भाई, करते हैं, सिंपल है एकदम। क्या फंडा है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, यही पढ़ा ना, देखो है ना। V1 V है, V2 कितना है 2V, T1 कितना है बेटा 300, और T2 कितना है बेटा अपने पास पता नहीं है, अननोन है। V से V कैंसिल, T2 इधर आया 1 बचा, तो T2 बन जा T2, यहाँ आ गया T2, और 300 गुणे 200 कितना आ गया बेटा 600 केल्विन, कितना आ गया 600 केल्विन। तो 600 केल्विन में सारे ऑप्शन अगर केल्विन में है तो केल्विन में निशाना लगा दो, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा गया है तो T2 इक्वल टू 600 माइनस 273। सॉल्व कर दो भाई, देखो जरा 327 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सही है 327। क्या केल्विन, नो डिग्री सेंटीग्रेड। ओके नोट करो, फटाक से फोटो ले लो।
चलो ठीक है, लिख लिया। अब एक खतरनाक सा क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये बेटा कौन सा लॉ था अपने पास, हो गया चार्ल्स लॉ, ठीक ना। अच्छा, एक और होता है बेटा जिसका नाम है गेलुसैक्स प्रेशर लॉ, तो वो भी लिख लो बेटा, गेलुसाक प्रेशर का नियम, गेलुसाक के प्रेशर का नियम, दाब का नियम उसको बोलते हैं, 11 क्लास में भी आता है ना, गेलुसैक्स प्रेशर का नियम। तो क्या है गेलुसाक प्रेशर का नियम? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि नियत वॉल्यूम पर अगर V आपका कांस्टेंट है तो बेटा P प्रोपोर्शनल टू T, जितना टेम्परेचर दोगे प्रेशर उतना ज़्यादा क्रिएट होगा, है ना। फील कर सकते हो बेटा, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर उतना ज़्यादा क्रिएट होगा। सो बेटा P अपॉन T इज इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट, यानी P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। इस पर क्वेश्चन बाद में करेंगे, अभी गेलुसाक का नियम लिख लो। डन, क्लियर, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट, दाब P परम ताप T पर आदर्श गैस के एक प्रतिदर्श का, आपका क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है ये मैं ही करूंगा आपके सामने, है इसमें नई चीजें सिखानी है। दाब P, बेटा कोई गैस का सैंपल, प्रतिदर्श मतलब होता है सैंपल, है ना, कोई गैस का सैंपल है बेटा, इसका जो प्रेशर है P है, प्रेशर कितना है P, गैस का प्रेशर P है, इसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम ताप है वो है T, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, परम ताप मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, है ना। पर कोई आदर्श गैस के, अब क्या पहले ही कह दिया कौन सी गैस भरी हुई है, आदर्श गैस। आदर्श गैस बताने से हम लोग थोड़े से फ्री हो जाते हैं। आइडियल गैस, आइडियल गैस में कौन सा लॉ लगता है, PV इक्वल्स टू nRT। यस, ये थोड़ा सा हमको जानकारी मिल जाती है कि भैया ये वाला फॉर्मूला लगेगा, PV इज इक्वल टू nRT का, है ना, अपन फ्री हो जाते हैं। तो PV इक्वल टू nRT, गैस भरी हुई है, प्रतिदर्श का आयतन V है, गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है। यस, अब इसके जितने मॉलिक्यूल है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो m है ना, लिख देता हूं यहां पे, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू स्मॉल m। एवरी मॉलिक्यूल का, ईच मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल m, ठीक ना। और कह रहा अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना है, k, स्मॉल k इज इक्वल टू है, क्या बोलते हैं बेटा इसको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बेटा क्या होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, R अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये ठीक है ना, ये दिया गया, मैं सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो कह रहा बताइए गैस का घनत्व कितना होगा, डेंसिटी कितनी होगी गैस की, D, गैस की डेंसिटी कितनी होगी, टोटल गैस की डेंसिटी कितनी होगी, है ना, मतलब इसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसकी आपको डेंसिटी निकालनी, ये काम करने को आपको बोला गया है। प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, मॉलिक्यूलर वेट, गैस के प्रत्येक एटम का मास, के प्रत्येक मॉलिक्यूल का, एटम नहीं, मॉलिक्यूल का मास कितना है, m, है ना। और आपको बोला गया है कि बताइए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर k है तो बताइए डेंसिटी कितनी होगी, घनत्व तो बताना है गैस का, है। चलो अब इस क्वेश्चन के थ्रू काफी सारी चीजें अपन को सीखने को मिलेंगी। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस के अणुगति सिद्धांत के हिसाब से, तो बार बार लिखना पड़ता है तो मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू KTG सीधे, है ना, गैसेस के अणुगति सिद्धांत के हिसाब से। बेटा सबसे पहला जानो कि आपके जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स का जो RMS स्पीड होती है, गैसेस के अणुओं की जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इसका फॉर्मूला याद कर लो। ये चलता है बेटा 3p/ρ, क्या चलता है, 3p/ρ, याद कर लो, रट लो, करना ही पड़ेगा, डेरिवेशन करके कोई अपन कुछ नहीं करना, सीधे रट लो 3p/ρ। तो डेंसिटी रो बोलते हैं, यहाँ पे अपन ने D ले रखी तो चेंज कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, 3p/d, ठीक है बेटा, हाँ ये हो गई 3p/d डेंसिटी। अपन को ये निकालना है बेटा, ये निकालना ही अपना क्वेश्चन है, ये निकाल करके लाना है ना।
ये निकाल करके लाना है, किसके टर्म्स में लेके आना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में, मास के टर्म्स में, मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में ये लेके आना है 3p/d। ठीक है ना। यहाँ पे p क्या है बेटा, वही प्रेशर है, और d क्या है बेटा अपने पास, डेंसिटी है ना। तो d इज इक्वल टू वॉट, d इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना। चलो ठीक है, हाँ ये हो गया अपने पास मास बाई वॉल्यूम। अब यहां से VRMS है, यदि देखूं मैं इसको तो VRMS इक्वल टू है 3p/d। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो VRMS का स्क्वायर इक्वल टू 3p/d। ठीक है ना, 3p/d। ठीक है। अब देखो भाई क्या हो जाएगा ये अपने पास, तो यहां से यदि आप p को अलग कर लें तो p इज इक्वल टू VRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई d होल डिवाइडेड बाई 3, होल डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है बेटा। ओके, नाउ अब हम यहां से d को, आप देखिए d क्या होता है, d इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास ऑफ द गैस, थोड़ी देर के कैपिटल M लिखना है इसको, ज्यादा बेटर होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। अब बेटा अगर गैस के मैं m को क्या स्मॉल n इंटू स्मॉल m लिख सकता हूं। अगर गैस के n मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स, और हर मॉलिक्यूल्स का मास m है, तो टोटल मास m इंटू n ही तो होगा। अगर गैस के n मॉलिक्यूल हैं और टोटल एक मॉलिक्यूल का मास m है तो n इंटू m तो होगा। वो इसी तरीके से जैसे आपके पास 5 राई के दाने, सरसों के दाने हैं, तो एक सरसों के दाने का मास पता है m है, तो टोटल मास कितना होगा, 5 इंटू एक सरसों का दाना, तो यार मल्टीप्लाई कर दिया। तो p ये कितना हो गया भैया, ये हो गया n इंटू m। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई m की m इंटू n। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो चलो VRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई m की वैल्यू स्मॉल n इंटू कैपिटल M होल डिवाइडेड बाई 3। और बेटा डेंसिटी है तो नीचे वॉल्यूम भी आना था ना, मास बटे वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम। बोलो ठीक है, बिल्कुल आ गया जी, सही। तो ये अपने पास आ गया, दैट इज इक्वल्स टू p, इसको स्मॉल m कर लो। क्लियर बेटा। चलो जी भैया ये हो गया। अब इसके बाद 3pV की वैल्यू निकाल लो, तो 3pV कहाँ से आ गया 3pV, ये 3v उचक के इसके साथ चला गया, तो 3pV इज इक्वल्स टू हो गया VRMS का स्क्वायर इंटू NM, है ना। तो m मल्टीप्लाइड बाई n टाइम्स ऑफ VRMS का स्क्वायर, m मल्टीप्लाइड बाई n टाइम्स ऑफ VRMS का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो बेटा हमारी नज़र किस पे, हमें चाहिए है डेंसिटी चाहिए है ना। ओके, अब देखो गैस फॉर्मूला क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए होती है PV इज इक्वल टू RT। फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इज इक्वल टू RT होती है ना। 1 मोल गैस के लिए जो PV इज इक्वल टू RT हुआ करती है। ठीक है, तो यहाँ से PV इक्वल्स टू RT पुट कर दो बेटा यहाँ से। सो 3pV की जगह RT इज इक्वल टू m इंटू n इंटू VRMS का स्क्वायर। तो VRMS का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 3RT बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल N। बोलो ठीक है। 3RMS का स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल m इंटू स्मॉल n, 3RT बाई। अब देखो बेटा यहां से n R बाई n, n लिखा रहा है मैंने, R बाई n क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। R बाई n बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना। R होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, अगर उसमें आप n का डिवाइड कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहां से R बाई n की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, K। तो चलो K का भी यूज हो गया, तो 3KT बाई कितना, स्मॉल m।
आ गया। व्हाट इज दिस? दिस इज वी आर एम एस का स्क्वायर। बेटा ये सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, देखो अब ये एक और फॉर्मूला बन गया। तो वी आर एम एस इक्वल्स टू √3KT अपॉन क्या, स्मॉल एम। बहुत काम का फॉर्मूला ये भी आता है बेटा। ये वी आर एम एस का एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला पहले ये पढ़ा था बेटा, है ना, है ना, क्लियर है ना। एक फॉर्मूला इसमें आप यहाँ पे ये भी बना सकते हो बेटा, 3RT बाई रो पी नहीं पी की जगह ये पुट करना पड़ेगा, ये बनेगा 3RT बाई MN। छोड़ो बस यही है और ये है, बन गए। तो ये VRMS आ गया। इतने की फोटो ले लो बेटा। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज कर लिया अपन ने, है ना। हाँ ठीक, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज कर लिया। ये आ गया VRMS। अब देखो कंपेयर कर दो डेंसिटी से तो अपना आंसर आ जाएगा। ये VRMS 3KT बाई M है और यहाँ पे क्या है 3P बाई D, 3P बाई D। तो जब ये भी VRMS है, ये भी VRMS है, तुम भी रूट के अंदर बैठे हो, तुम भी रूट के अंदर बैठे हो, मतलब रूट के अंदर की दोनों चीजें भी इक्वल होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? बोलो, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? भाई रूट के अंदर की दोनों चीजें इक्वल तो होंगी ना, जहां ना आए समझ में पूछ लेना। तो दोनों रूट के अंदर की चीजें इक्वल होंगी, मतलब 3P बाई रो, यार D चल रहा है यार, हाँ D इक्वल टू 3KT बाई कितना M। 3 से 3, हमें तो D चाहिए ना, तो D को उछाल करके ऊपर ले आओ, ये D आ गया ऊपर, यहाँ P, यहाँ पे M, यहाँ पे क्या K और, बोलो क्लियर है? नोट कर लो भैया। तो D की वैल्यू हो गई PM बाई KT, डेंसिटी आ गई PM बाई KT। अब डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए आपको डेंसिटी पर तो ये यूज कर लो PM बाई KT, ठीक है ना, है ना। तो इसमें फॉर्मूले लगा करके ही क्वेश्चन बना है। तो इसमें एक बार मैं रिकॉल करा देता